Hello guys, welcome back to the channel Demystified and चलिए let's continue with our chapter 3 of painting class 11 arts of the modern period। तो जैसे हमने पहले भी बात की है कि we are now moving up the time scale। तो हमने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी है, then we talked about सबसे पहले हमने the prehistoric times की बात की है, the early caveman जो caves में रहते थे। then we talked about the Indus Valley civilization जहाँ पे लोगों का फोकस आर्ट की तरफ और ज्यादा बढ़ते गया क्योंकि लोग सेटल होते गए, उनके पास एक प्रॉपर लाइफस्टाइल बनती गई, तो उनके पास अब एक्सेस टाइम ज्यादा बचने लगा जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। एंड हमने ये भी देखा कि इंडस पीपल जो थे, इंडस वाले पीपल जो थे, दे वर रियली कंसर्न्ड अबाउट देयर फैशन, वेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड देन ज्वेलरी एंड देन मेकअप, ऑल दीज थिंग्स। Now we're moving ahead and now we're talking about the modern period जो कि around 6th century BC यानी 600 BC के ईयर की बात करें। और इस टाइम पर ना दो ऐसे, अब देखिए मैं इसकी हिस्ट्री में ज्यादा डीप नहीं जा रही हूँ, बट there's a whole not story but there's a history behind it। तो 6th century BC में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एज टू रिलीजन्स बहुत ही ज्यादा फेमस हुए जो कि श्रमण ट्रेडिशन के बात करते हैं। श्रमण ट्रेडिशन क्या होता है? श्रमण ट्रेडिशन का मतलब, श्रमण ट्रेडिशन वो है जिसमें हम बात करते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ की, कि पहले हम बॉर्न होते हैं, हमारी लाइफ में हम जैसे फिर गुड कर्मा और बैड कर्मा करते हैं, then we die, and then according to based on those karmas that we performed in our life, then after dying we again take birth as a different form, okay, हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग। तो दैट वाज द श्रमण ट्रेडिशन। तो ये दोनों रिलीजन जो है, जैनिज्म और बुद्धिज्म, दोनों ही वर्णा सिस्टम, जाति सिस्टम को अपोज करते हुए थे। तो इसी वजह से, इनकी ऑपोजिशन की वजह से ये दोनों बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए थे क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल आइडियाज है उसको अपोज कर रहे थे, जिससे लोग काफी थक चुके थे, तंग आ गए थे। वो वही सैक्रिफाइसेस एंड दोज रिचुअल्स एंड ऑल दोज, वो बहुत ज्यादा बर्डन जैसे बनते जा रहा था। तो अब किंगडम की अगर हम बात करें तो डायनेस्टी थी द मौर्यन डायनेस्टी, जो पावर में आई। एंड फॉर अप्रोक्सीमेटली बाय द 3rd century BC बहुत बड़ा पार्ट इंडिया का मौर्यन डायनेस्टी के अंदर था। मगध उनका किंगडम था जो कि बहुत ही पावरफुल था। एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी को स्टार्ट किया था, स्थापित किया था, एंड देन इट वाज कंटिन्यूड, एंड देन हिज ग्रैंडसन अशोका वाज अ वेरी वेरी फेमस रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। एंड ऐसे भी इंडिया का ही वॉज अ वेरी फेमस रूलर। सो अशोका ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करा था, ओके, मतलब बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करा था। सो समवेयर हमें इस टाइम से अब हमें बुद्धिज्म, जैनिज्म से रिलेटेड आर्ट वर्क्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी गॉड्स एंड गॉडेसेस जैसे हिंदू गॉड्स गॉडेसेस के भी हैं, विष्णु, कृष्णा, शिवा, पार्वती, गॉड्स गॉडेसेस वगैरह, लेकिन हमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का भी बहुत देखने को मिलता है। इफ यू स्पेशली गो इन द साउथ साइड, तमिल एंड ऑल दोज प्लेसेस, आपको पता चलेगा कि वहां पे बहुत पुराने पुराने जैन टेम्पल्स बने हुए हैं, दे आर ब्यूटिफुल, मेजेस्टिकली मेड। सो अच्छा, बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों एक ट्रेडिशन था यक्ष यक्षिणी को की वर्शिप करना। यक्षास की वर्शिप पहले से प्रेवलेंट थी, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भी कहीं ना कहीं उसे अडॉप्ट किया। तो इसी तरीके से हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पिलर्स, स्कल्पचर्स एंड रॉक कट आर्किटेक्चर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि पूरे एक ही रॉक से बना हुआ है। मतलब रॉक मतलब एक बहुत बड़ा सा पीस ऑफ स्टोन, रॉक, जैसे छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, तो जब उनको कार्व कर करके उससे एक्सेस पार्ट निकाल के जब एक ही पीस ऑफ रॉक में से कुछ बनाया जाता है, दैट इज नोन एज रॉक कट आर्किटेक्चर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रॉक कट आर्किटेक्चर में कभी भी कोई दूसरा रॉक का हिस्सा उसमें ज्वाइन नहीं किया जाता है। ओके, सो रॉक कट इज स्पेसिफिकली मेड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ रॉक। और हमें ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी फेमस आर्ट वर्क्स है, स्कल्पचर्स है जो कि रॉक कट होते हैं, मतलब थे इस टाइम पे। बहुत से नहीं भी थे, बहुत से थे भी। अब अगर हम बात करें पिलर्स की, तो पिलर्स में हम यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा देखिए, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में स्तूपास और विहारा बनाने का ट्रेडिशन था। स्तूपास, विहारा वो जगह होती थी जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रेस्ट करते थे, मतलब डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, वो सब जगह, विहार, चैत्य वगैरह। तो ये सब ऑफकोर्स केव्स में रॉक से कट करके इसी तरीके से बनाया जाता था। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि पिलर्स बनाने का, तो ऑफकोर्स पिलर्स बहुत पुराने हैं ही सही, लेकिन स्टोन पिलर्स इज समथिंग दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोक। अशोक के टाइम से स्टोन पिलर्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। एंड एक्मेनियन
पिलर्स एंड मॉडर्न पिलर्स में एक कुछ डिफरेंस है जो हम लोग पढ़ने आने, ये है कि देखिए अक्मीनियन पिलर्स जो थे वो अलग अलग रॉक्स को जोड़ के बनाए जाते थे, एंड मॉडर्न पिलर्स वर रॉक कट। रॉक कट का मतलब है एक ही बड़े से रॉक में से उसको कार्व करके पिलर बनाया जाता था। तो जो मॉडर्न पिलर्स होते थे वो एक कार्वर की स्किल को दिखाते थे। अब आपके पास सपोज एक बड़ा सा क्ले का लंप दे दिया, ओके, एंड उसमें से आपको पॉट बनाया, तो वो किसकी स्किल दिखा रहा है कि ओके वो पॉटरी की स्किल, मतलब वो पॉटर की स्किल है क्योंकि वो एक क्ले में से कोई पॉट बना रहा है। दूसरी तरफ अगर आपके पास कुछ पीसेस ला दिया जाए, ओके, जोड़ के, और आपको जोड़ के उसमें से कुछ बनाना है, तो वो आपकी पॉटर्स की स्किल नहीं होगी, बिकॉज एक्चुअली यू आर फिक्सिंग, नॉट फिक्सिंग बट ये ज्वाइनिंग थिंग्स आर। एक्मीनियन पिलर्स जो बनते थे वो रॉक्स को ज्वाइन करके बनाए जाते थे, तो वो मेसन की स्किल को दिखाते कितनी स्ट्रांगली उन्होंने रॉक्स को ज्वाइन करा हुआ है कि वो पिलर्स इंटैक्ट है। सो दैट इज वन डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड अशोकन पिलर्स, मॉडर्न एंड एक्मीनियन पिलर्स। मॉडर्न पिलर्स पे हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एंड नॉर्दर्न इंडिया में काफी देखने को मिला है। एक हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यू डू नो अबाउट दिस अशोका पिलर, और इस अशोका पिलर के ऊपर ही हमें हमारा नेशनल एम्बलम द लायन कैपिटल मिला है। सो वो लायन जो पिलर है वो, मतलब जो कैपिटल है वो इस तरीके से पूरा पिलर के ऊपर बनाया गया था, जिसमें से हमने इसके ऊपर वाला पार्ट लिया है फॉर आर एम्बलम। ये पिलर जो था वो कहीं मतलब बहुत ज्यादा बच नहीं पाया है, बहुत जगहों से टूट भी गया है एंड ऑल दैट, क्योंकि एक्सकवेट करके निकालना पड़ता है। तो इसमें बहुत हमें अलग अलग टाइप के स्टाइलाइजेशंस मिलते हैं, मेजेस्टिक एनिमल्स मिलते हैं, जैसे हमने देखा ही से हम देख ही रहे हैं कि नेशनल एम्बलम में कितनी मेजेस्टिकली 4 लायंस को ड्रॉ किया हुआ है। दे आर स्टैंडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, फर्म, डिटर्मिन्ड, मेजेस्टिक, मतलब एकदम दिख रहा है, उनका बल्क दिख रहा है एनिमल्स का। ओके, तो लायन कैपिटल जो है वो अभी सारनाथ के म्यूजियम में है, एंड जो लायन कैपिटल है वो धर्म चक्र प्रवर्तन। Now what is धर्म चक्र प्रवर्तन is it was the first sermon that was given by Buddha. उनके एनलाइटनमेंट के बाद सबसे पहला सरमन जो बुद्धा ने दिया था उसे कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। तो इस धम्म चक्र प्रवर्तन को रिप्रेजेंट करते हुए अशोका पिलर जो है वो बनाया गया था, एंड लायन कैपिटल भी बनाया गया था। इसीलिए हमें इसके ऊपर व्हील्स दिखते हैं दैट विच हैव 24 स्ट्रोक्स सिग्निफाइंग द 24 आवर्स ऑफ अ डे एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं जो हमारा नेशनल एम्बलम इट इज रिलेटेड टू द रिलीजन बुद्धिज्म, ओके, which was made under Ashoka Maurya, okay, and yakhinis, मतलब यक्ष यक्षिनीज and animals and sculptures, life size sculptures, ये सभी चीजें जो है वो हमें बहुत देखने को मिलती हैं। Now there is one thing that ये वाला जो पूरा this is the matter जो यहाँ पे content है, इसमें I'll tell you there's nothing to understand that much. एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये वेरियस अलग अलग यक्ष यक्षिनी या फिर चैत्या या केव्स, उनका एग्जाम्पल दे रखी है। यहाँ पर ये केव है, वहां पर वो चैत्या है, ठीक है। जैसे हमने लायन कैपिटल के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से, अभी हम लायन कैपिटल की आगे स्टडी करेंगे, दैट वाज आई हैव स्किप्ड दिस वाला पैराग्राफ, ओके। तो मैंने ये भी बताया था कि यक्ष यक्षिनी एनिमल के पिलर कॉलम्स पे इमेजेस बनाए गए हैं, एंड ये बहुत ज्यादा जैन और रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स में हमें यक्ष और यक्षिनीज के स्टैचूज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। पटना, विदिशा, मथुरा, इन जगहों पर स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज अ यक्षा, एंड इस यक्ष की स्टैंडिंग स्कल्पचर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ओके। तो इसकी डिटेल वगैरह हम लोग ऐसे, जैसे यक्ष की स्टैचू है वैसे तरीके से हम एक चौरी बैरर एट दीदारगंज, उनके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। तो वो स्कल्पचर की फीचर्स बहुत कुछ मिलते जुलते, दे नॉट वेरी डिफरेंट, एंड पॉलिशिंग वगैरह होती है विच इज ऑल, मतलब ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इन आवर स्टडी, ओके। टेराकोटा फिगर भी हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अब हमें ये भी है कि एक लोमस ऋषि केव है, दिस हियर,
You see Lomas Rishi cave, and I think this is also a rock cut architecture, but okay, this elephant, yeah, this is मतलब ये लोमस ऋषि केव जो है, दिस इज ऑल्सो रॉक कट केव. एक ही केव में से देखिए, एक ही बड़े से पत्थर में से इसको कार्व कर करके बनाया गया, इसमें कोई भी नया पीस ऐड नहीं करा है. एंड दिस इज ऑल्सो रॉक कट एलिफेंट. आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े से रॉक था, उसमें से उसको कार्व कर करके और ये एलिफेंट बनाया हुआ है. सो दिस इज हाउ रॉक कट आर्किटेक्चर इज. तो ये रॉक कट एलिफेंट है which was found in Dholi, and the Lomas Rishi cave which was found in Bihar. तो ये जो केव था, ये एज अ चैत्या यूज किया जाता था. चैत्या वॉज द प्लेस जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह आके रेस्ट करते थे, एंड बिहार वॉज द प्लेस जहाँ पे वो लोग आके डिस्कशन एंड डिबेट्स एंड ये सब चीजें करते थे. सो बहुत ही ब्यूटिफुली कार्व करके, बड़ी मेजेस्टिक लाइफ स्टाइल. मतलब आप एलिफेंट की साइज देख सकते हैं. जस्ट इमेजिन द वर्क दैट हैज बीन डन on a stone, which is something impeccable for that time. And the cave was donated by Ashoka for the Ajivika sect. Ajivika sect was a line of thought, एक cult और religion type हम कह सकते हैं इसको. तो अशोका ने उनके लिए डोनेट किया था. सो हमें इससे ये भी पता चला, which is not really our matter of interest here for painting, लेकिन yes, अशोका के बारे में बहुत कुछ पता चला है कि he was quite of a religious person. बहुत सारी बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ये अजीविका सेक्ट वगैरह कुछ चीजें उन्होंने डोनेट करी, उनके लिए बनाई हैं. सो ये है. नाउ ऑफ कोर्स ये देखिए, अब इस पूरे पैराग्राफ में यही बात करी जा रही है कि सांची स्तूपा या अमरावती का स्तूपा या राजगढ़, वैशाली, वेथादीपा और कपिल वस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, कुशीनगर, इन जगहों पर स्तूपास वगैरह बनाए गए थे. और ये स्तूपास, इन जगहों पर इनकी खास बात ये थी कि यहाँ पर बुद्धा के रेलिक्स थे ना. बुद्धा के रेलिक्स मतलब बुद्धा के बॉडी पार्ट, जैसे कहीं पर उनके कोई नाखून थे, उनके बाल थे, उनके बोन के पीसेस थे. तो जो अवशेष बुद्धा के बच गए थे, उनके ऊपर इन जगहों पर राजगढ़, राजगृह, वैशाली, वेदातीपा, पावा, कपिल वस्तु, इन जगहों पर उनकी रेलिक्स के ऊपर स्तूपा बनाया गया था. और इन स्तूपास पे हमें टेक्स्ट भी मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं कि मे बी स्तूपा बनाने में डोनेशन किसने दिए, उसके पेट्रन्स कौन थे. कभी कभी बहुत कम टाइम, लेकिन कभी कभी उसके आर्टिस्ट का नाम हमें देखने को मिल जाता है, या जो डोनेशन देते हैं कई बार उनकी फैमिली का नाम भी लिखा रहता है, वो काम क्या करते हैं. इस तरीके से हमें सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है. अच्छा, एक बात और, इफ यू आर अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट विथ पेंटिंग एज योर एक्स्ट्रा मतलब फिफ्थ सिक्स सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो अगर आपके ह्यूमैनिटीज में इफ यू हैव हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, then let me tell you कि हिस्ट्री के चैप्टर 1, 2, 3 जो है, they are very much similar to the painting chapter 1, 2, 3. हमने सबसे पहले हिस्ट्री के चैप्टर 1 में प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में पढ़ा. I mean पेंटिंग के चैप्टर में we studied about the art in the prehistoric times, and that is what is also mentioned in the history chapter. They are also talking about the prehistoric times, the cavemen, how they used to live and all that stuff. Then in the second chapter, it's talking about the Indus Valley civilization in both the books, in the painting book also and in the history book also. Both of them are based on the Indus Valley civilization. Now the third one is again, दोनों में ये थर्ड वाला जो चैप्टर है, इट इज बेस्ड ऑन द मौर्यंस, द मौर्यन डायनेस्टी. तो बहुत कुछ सिमिलैरिटीज है, एंड ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू. मतलब पेंटिंग आपको हिस्ट्री में हेल्प करेगा, हिस्ट्री आपको पेंटिंग में हेल्प करेगा, बिकॉज कोर्स कहीं ना कहीं, आई वोंट से द कोर्स इज सिमिलर, बिकॉज पेंटिंग ऑफ कोर्स आर्ट वर्क्स पे देखेगा एंड हिस्ट्री ओवरऑल देखेगा. इट विल ऑल्सो लुक एट आर्ट वर्क्स, इट विल ऑल्सो लुक एट देयर सोशल सेटिंग, इट विल ऑल्सो लुक एट देयर लाइवलीहुड, देयर फैमिली, देयर वे ऑफ लिविंग, एवरीथिंग. बट स्टिल हम कह सकते हैं कि पेंटिंग चैप्टर जो है ना, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री वन. हिस्ट्री का बहुत कुछ हम पेंटिंग में नहीं डाल सकते, बिकॉज वो उनकी जेंडर बाइफिकेशन कैसा था, जेंडर बेस्ड रोल्स कैसे थे, विमेन क्या करती थी, मैन क्या करती थी, दिस इज नॉट रियली कंसर्न फॉर पेंटिंग एज मच. लेकिन उन रॉक केव पेंटिंग से हमें क्या मिलता है, क्या पता चलता है उनकी लाइफ के बारे में, कैसे हंटिंग गैदरिंग करते थे, दैट इज अ कंसर्न फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट. सो if you're a history student, you can always relate it to the painting chapters. It will always help you fetch those extra marks. Okay, over the top marks. If for example you forget something, a part of the answer, you can always add up this the parts from the painting book, from the chapter, the corresponding chapter. So it always help you fetch those extra marks, get you extra marks. तो जैसे कि ये डोनेशन बनाए जाते ना, ये बहुत ही बड़े काम होते थे. बड़े काम इन द सेंस they were not very easy to get done.
पैसा लगता था, मैन पावर बहुत लगता था, बड़े बड़े रॉक कट में से बहुत टाइम लगता था इनको बनाने में, कार्विंग करने में। सो ऑफ कोर्स विद डोनेशंस इनको बनाया जाता था। उसके लिए पेट्रन्स, गहपतीज मतलब बहुत एलिफेंट्स वगैरह जिनके पास होते हैं, उनके ओनर, सो ये सभी लोग जो है वो अपना नाम इंस्क्रिप्शन उस पर लिखवाते थे। एंड बहुत सारी ये चीजें हैं इनके ऊपर हमें पॉलिशिंग स्टोन स्कल्पचर्स पे देखने को मिलती है। एंड विद दैट आवर चैप्टर इज ओवर आई गेस। नो ओके, there's only one page of the chapter left, and then उसके बाद हम लोग हमारी स्टडीज करेंगे। Now the method of working was collective in nature. Collective in nature का मतलब होता है कि सभी लोग साथ मिलकर, कोई एक इंसान काम नहीं कर रहा है और काम जो है वो डिवाइडेड है। अच्छा, सबसे पहले रॉक को, मतलब जैसे अगर बड़ा सा रॉक है तो उसको एक बेसिक फॉर्म में, अगर जैसे एलिफेंट ही बनाए तो उसको बेसिक फॉर्म में एक करेगा, फिर दूसरा वाला उसमें डिटेलिंग देगा, फिर तीसरा वाला उसमें और ज्यादा कार्विंग करके डिटेल आईज के अंदर की और ये सब, चौथा उस पर पॉलिश करेगा। इस तरीके से कलेक्टिव वे में ग्रुप में काम होता था। और ट्रेडर्स और पेट्रन्स अपना अपना डोनेशन रिकॉर्ड करते थे। ओके, हमने ये डोनेट किया, ग्रुप्स डोनेट करवाते थे कि ओके द फॉर एग्जांपल द क्लॉथ ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड दिस मच। इस तरीके से डोनेशंस जो है वो इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में हमें इन सभी आर्टवर्क्स वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। तो आगे जाके मतलब इन स्टोन स्कल्पचर्स के बाद से स्तूपास का कंस्ट्रक्शन और बड़े लेवल पे हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स के कारण भी, एंड मतलब आई एम नॉट जस्ट लाइक ब्लेमिंग ब्रिटिशर्स, बट नाउ व्हाट द ट्रूथ इज व्हाट इट इज। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो स्तूपास के पास, जैसे स्तूपास पे जो ब्यूटीफुल कार्व्ड गेट्स टाइप थे, अगर एंट्री गेट्स थे या उनके सर्कुलर बाउंड्रीज, बालकनीज थी, उनको ले जाके ब्रिटिशर्स ने अपने ऑफिसेज, मॉन्यूमेंट्स वगैरह जैसे जहाँ पे वो काम करते थे, अपने खुद के गार्डन्स में, घरों के गार्डन्स में, तो वहां से उखाड़ के ले जाके ट्रांसपोर्ट करा के वहां लगा दिया। सो इट वॉज लाइक बहुत सारा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट, हमारे हेरिटेज जो था वो इस वजह से लॉस्ट हो गया था, लूज हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है। एंड उसके बाद पहले हम लोग इतना अवेयर भी नहीं थे कि हमें इन मॉन्यूमेंट्स का कितना कंजर्व करना पड़ेगा, कितना प्रिजर्व करना पड़ेगा। आज द वर्क इज मच बेटर, प्रिजर्विंग का काम। नहीं तो हमने देखा है, और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही क्यों, वी आर ऑल्सो टू ब्लेम। हम देखते हैं, हम मॉन्यूमेंट्स घूमने जाते थे एंड दे आर राइटिंग दिस लव्स दिस एंड दे हैव रिटन ऑन द नेम्स एंड दे स्क्रिबलिंग ऑन इट एंड दे मतलब थूक रहे हैं उसके ऊपर। दिस इज नॉट द वे वी ट्रीट आवर हेरिटेज। द हेरिटेज जो अब बचा है हमारा, दैट इज अ टेस्ट ऑफ टाइम। उसने द हेरिटेज is the evidence of our ancestors fighting the foreigners. Not only the British, there were other foreigners also. That is something that we should hold up to, not destroy. हमें हमारे मॉन्यूमेंट्स को खराब नहीं करना है, हमें उसकी सुरक्षा करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे प्रिजर्व करना है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स भी उन मॉन्यूमेंट्स को देख सके, ताकि हमें हमारी हिस्ट्री याद रहे। सो ब्रिटिशर्स भी टू बी ब्लेम्ड है, हम लोग भी टू बी ब्लेम्ड है। इट वॉज मतलब इस वजह से बहुत सारे स्तूपास होते, बहुत ही मेजेस्टिक स्तूपास, लाइक जो सांची में जो स्तूपा है दैट इज नथिंग इन द सेंस कि एज कम्पेयर टू अदर स्तूपास। जैसे अमरावती में जो स्तूपा था, इट वॉज ह्यूज, मच बिगर, बट ऑफकोर्स उसकी केयर नहीं हो पाई, दैट वॉज बहुत अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाया। तो स्तूपास जो थी, अब स्तूपा में एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता था, एक सर्कुलर अंडा होता था, ये वाला जो पार्ट होता था ये जैसे अंडा होता था, इसे अंडा कहते थे। वो था हर्मिका एंड छत्र, अब ये हर्मिका और छत्र उसके ऊपर होता था। एंड उसके बाद ये ऐसी बालकनी होती थी जिसे कहा जाता है, इट वॉज अ सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, जिसके हम चक्कर लगाते थे, गोल चक्कर लगाते थे। फिर चारों तरफ गेटवेज ऐड करे जाते थे। इफ यू विजिटेड द सांची स्तूपा यू मस्ट बी नोइंग मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। स्तूपास के ऊपर मतलब गेटवेज के ऊपर हमें बहुत ब्यूटीफुल सी कार्विंग्स देखने को मिलती है, व्हिच आर टेलिंग स्टोरीज एंड ऑल दैट स्टफ। एंड आप अगर हिस्ट्री की बुक में चेक करोगे आपके, तो उसमें वो स्तूपा गेटवेज के ऊपर की कार्विंग्स के बारे में भी एक स्टडी हमारे हिस्ट्री के 11th क्लास के कोर्स में है। तो बुद्धिज्म के अर्ली फेज में बुद्धा को हमेशा सिंबल्स के थ्रू डिपिक्ट किया जाता था। अब देखिए, जब हम लोग पेंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू, हमें सिर्फ उनको देखना नहीं है, लर्न नहीं करना, वी हैव टू अंडरस्टैंड। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द पेंटिंग, क्यों बनाया था, किसने बनाया था, कब बनाया था, एवरीथिंग। तो बुद्धा जैसे हमेशा वो सिंबॉलिकली पहले डिपिक्ट किए जाते थे। दो पैर बना दिए,
या वो बोधि ट्री बना दिया उनका एनलाइटनमेंट दिखाने के लिए, या एक चक्र बना दिया उनका वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिखाने के लिए। सो इस तरीके से बुद्धा को सिंबॉलिकली डिपिक्ट किया जाता था। बुद्धा की बहुत सारी और हमें आर्टवर्क देखने को मिलता है, उनकी जातक स्टोरीज। अब जातक स्टोरी, जातका टेल्स जो थी वो बुद्धा की अर्ली लाइफ के ऊपर थी, कि इनके पिछले जन्म में बुद्धा क्या थे, कभी वो एलिफेंट थे, कभी बोधिसत्व थे, व्हाट ऑल, तो उसकी स्टोरीज है। तो अजंता एलोरा केव्स जो है विच इज इन महाराष्ट्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज नियर पुणे और बॉम्बे, तो उसमें हमें जातका स्टोरीज के बारे में बहुत ब्यूटीफुल म्यूरल्स एंड पेंटिंग्स देखने को मिल जाती है। सो दिस इज समथिंग दैट we will embark upon now in the further chapters, and with this ये modern chapter काफी easy था, बहुत ही simple था। mainly इसकी studies बहुत important है करना, but still the chapter is also important to study. Now let's talk about the two artworks that we have for this chapter. The first one is the lion capital Sarnath. अब आपको जब भी हम artworks करें, this is not only for this chapter, for the previous two chapters, for the upcoming सारे chapters के लिए मैं बता रही हूँ, artwork का नाम, उसका टाइम जब वो बनाया गया था, अंडर होम उसका कोई मतलब रूलर, जैसे अशोका के टाइम का अगर तो वो डायनेस्टी, एंड देन द मटेरियल दैट इज यूज, द प्लेस वेयर इट वाज फाउंड, अभी करंटली वो कहाँ पे है, किसके कलेक्शन में है, दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एंड ये सब चीजें पॉइंट्स में आएंगे, एंड देन उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, एंड द डिस्क्रिप्शन इज कि वो क्या है, हाउ इज इट मेड, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ओके तो जैसे जो अब हम अगर इसके बारे में स्टडी करें, सो इट वाज मेड इन 5 पार्ट्स, मतलब हम इसके 5 पार्ट्स में इसको स्टडी करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज दिस, ओके आई मीन द नीचे से अगर शुरू करें, दिस वाज द 5th पार्ट। तो द फर्स्ट पार्ट वाज द शाफ्ट, इसके नीचे की जो पिलर का रिमेनिंग पार्ट था, जो ऊपर हमने फोटो में देखा था, विच वाज ब्रोकन एंड नहीं वो प्रिजर्व हो पाया, ओके और बहुत अब टुकड़ों में टूट चुका है। उसके ऊपर आता है दिस लोटल बेल बेस, okay this is an inverted lotus के फॉर्म में। then the third part is this, it's a drum base with 4 animals and they are running in a clockwise direction, and उन सभी चारों animals के बीच में हमें एक चक्र देखने को मिल जाता है। okay the fourth part are these 4 majestic lions, ओके एंड द 5th पार्ट द धर्म चक्र, जो अब इसका पार्ट नहीं है, ये अब टूट चुका है। सो इसके सबसे ऊपर का एंड सबसे नीचे का पार्ट वाज नॉट प्रिजर्व्ड, मतलब वाज नॉट एबल टू बी प्रिजर्व्ड, एंड ये 3 पार्ट्स बचे, मतलब इसके प्रॉपर जो थोड़े बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब देखिए अगर हम बात करें, ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एट सारनाथ में रखा गया है। जब हम इसके बारे में बात करते हैं, द मॉन्यूमेंटैलिटी ऑफ दिस लायन कैपिटल इज इम्पेकेबल, अमेजिंग। सबसे पहले ये हमें 4 मेजेस्टिक से लायंस दिख रहे हैं, विच सीम लाइक दे आर रोरिंग काइंड ऑफ, एंड बहुत ही फर्म से दिख रहे हैं। एक्सप्रेशंस लायन के आर अमेजिंगली अचीव्ड। उनके जो लायन की मेन है वो ऐसे लग रहा है कि सामने से बहुत तेज हवा चल रही है और उस हवा के बीच में वो फर्मली खड़ा है। क्यों, हवा कैसे पता चली? देखिए उनकी मेन हमें एक डायरेक्शन में फ्लो करती हुई दिख रही है, पीछे की डायरेक्शन में। दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ विंड इज ब्लोइंग। ओके, उनके विस्कर्स, उनकी मेन, उनके आईज, फेशियल फीचर्स, एवरीथिंग इज ड्रॉन वेरी डिटेल्ड, बहुत ही अच्छी डिटेल दी हुई है। एंड उनके बॉडी का वेट, उनके पैर कैसे उठा रहे हैं, उसकी मसल्स की स्ट्रेचिंग, उनके पॉज, एवरीथिंग इज वेरी क्वाइट विजिबल डिस्पाइट बीइंग अ स्टोन स्कल्पचर। स्टोन के ऊपर टू अचीव समथिंग लाइक दिस इज व्हाट बियॉन्ड वर्ड्स। तो बहुत ही ब्यूटिफुली। एंड आप इसमें लायन के बारे में और भी चीजें बता सकते हैं कि कैसे उनकी माउथ के अंदर की डिटेलिंग, यू नो, द टंग एंड द टीथ हैव आल्सो बीन शोन, द आईज, द नोज, विस्कर्स, एवरीथिंग। ओके, फिर जो लायंस है वो जिसके ऊपर खड़े होते हैं, दैट इज अ ड्रम बेल बेस। इसमें 4 हमें एनिमल्स दिखते हैं। दिस इज अ हॉर्स, अ बुल, देन 2 दिख नहीं रहे हैं, दे आर एलिफेंट एंड टाइगर, elephant and lion, I guess. I'm sorry, I'm just confused. 4 animals are I'm just sorry. So there are 4 animals, and yes, it's a lion, not a tiger. I'm so sorry. It's a horse, a bull, an elephant and a lion. आप देख सकते हैं चारों are very majestic, very
very strong and powerful animals that have been chosen. And चारों एक clockwise direction में move कर रहे हैं और चारों animals के बीच में there's a wheel and the wheel is a धर्म चक्र. ओके जिसमें 24 स्ट्रोक्स है. अब ये जो ड्रम है इट इज स्टैंडिंग ऑन मतलब इट इज फिक्स्ड अपॉन लोटस बेल बेस और ये लोटस जो है वो इन्वर्टेड है और इसकी पेटल्स बहुत ब्यूटिफुली कार्व करी हुई है. नाउ द होल लायन कैपिटल इज वेरी स्मूथली पॉलिश्ड पहले के और वो पॉलिश स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर ईयर्स. ये जो स्कल्पचर है दिस इज अबाउट 2500 years old. 2000 more than 2000 years old. Okay, so even after that the polish and the beauty, it's amazing. So this was our lion capital. Now when we come to this Didarganj Yakshini, now this was found in Didarganj which is in Patna, near Patna now current. and ये एक लाइफ साइज मॉन्यूमेंट है. लाइफ साइज मतलब रियल लाइफ के जैसे. जैसे रियल लाइफ में अगर हमारी फीट 5 feet हमारी हाइट 5 feet 6 feet होती है तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज द हाइट ऑफ दिस स्कल्पचर. मतलब बिल्कुल लाइफ साइज रियल लाइफ की साइज की जैसा है ये. Now this is a stone sculpture again which is very beautifully polished. इसकी polishing it's like shining. बहुत clearly हमें यहाँ पे दिख रहा है. अब जब इसकी हम बात करें when we study this, let's start from the head. The head is the face is round and plump and she's wearing a headgear, मांग टीका and a headgear. And the face is round and plump, cheeks बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, eyes, nose and lips are well formed and it is smile मतलब she is smiling a little bit. So statue is shown smiling and face is plump and round. उसके comparison में अच्छा she is also wearing heavy earrings in her ears. Then the neck is not very well defined, मतलब not well defined, not very prominent. Then she is wearing a necklace down the neck. Her breasts are naked and bare and they are very heavy breast. उनका बल्क हमें दिख रहा है, they are big and heavy breasts. Then when we talk about the abdomen में fine lines दिखाई गई है to show the weight of that body, मतलब वो पेट belly के ऊपर दिख रहा है the lines. Then she is wearing a garment जो कि बहुत ही tightly low waist उन्होंने बांधा हुआ है. The middle garment is falling up to her feet down right here. And there are fine lines, मतलब वो garment almost ऐसे कि जैसे transparent हो. The way that they have achieved this on stone and garment के ऊपर detailing दिख रही है. It's a very beautiful figure with life size and very much realistic thing. मुझे मतलब एक टाइम का ऐसा लगता है देखिए जैसे ये actual में कोई थी and she has turned into a stone. So something like that. Then feet maybe she is wearing heavy anklets and stuff like that. And the garment की folding जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से उसकी folding दिखाई गई है and the folding how it is falling down. Now वो एक हाथ में जो है she is wearing a चौरी जो कि मतलब not wearing, she is carrying a चौरी जो कि whisker जिसे बोलते हैं, not whisker sorry, a whisk, fly whisk चौरी. तो वो उसके पीछे तक जा रहा है. she is carrying it on her shoulder, holding it from the hand. Other hand is broken. And she's also carrying a shawl with her which is again draped around her hand. In the same hand she is wearing the fly whisk and it is falling out down up to the ground. And the back is also very well formed. Her hair is tied in a bun and the Yakshini is a beautiful achievement, amazing achievement of those times of our craftsmen. And the whole statue sculpture is amazing piece of craft and artwork and it's an achievement, really an achievement. And this is the Yakshini of Didarganj. So with this हमारा ये जो study है दोनों they are over. And in studies के बाद let's move on to the next chapter. Thank you so much. Keep watching YouTube channel Demystified.